सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा जो ऑडिट का फोर्थ क्लास गया था, आज हमारा तो ऑडिट का है फिफ्थ क्लास है। वो जो फिफ्थ क्लास है वो रिमूवल ऑफ ऑडिटर का है। पहले पिछले चैप्टर में हम ऑडिट कमिटी के बारे में पढ़े थे। आज हम रिमूवल ऑफ ऑडिटर पढ़ेंगे, सेक्शन 140 सब सेक्शन 1। देखिए, ऑडिटर को रिमूव करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सीजी का भी ऑर्डर लगता है। पहले बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग होगा। उस बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, बीआर पास होगा। वो सेंड होगा किससे? सीजी को। एडीटी 2 से फाइल होगा सीजी को, ठीक है। बोर्ड मीटिंग से जो रिजोल्यूशन आएगा वो कहाँ जाएगा? सीजी के पास जाएगा। और सीजी से कितने दिन में आएगा? सीजी को 30 डेज में जाएगा, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा वो बोर्ड रिजोल्यूशन को सीजी से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन में जाएगा? 30 डेज में जाएगा। 30 डेज में जाएगा। सीजी कन्फर्मेशन दे दिया, सीजी कन्फर्मेशन दे दिए, ठीक है। सीजी कन्फर्मेशन दे दिया। उसके बाद सीजी कन्फर्मेशन देने के बाद 60 डेज में, 60 डेज में क्या होगा? जनरल मीटिंग होगा, एक जनरल मीटिंग होगा। वहां पर एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर स्पेसिफिक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसके लिए उसके बाद जाके जो ऑडिटर है वो रिमूव होता है, ठीक है। चलिए हम बुक्स देख लेते हैं क्या बोला गया है बुक्स में। According to section 140 subsection 1, the auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of his term only by special resolution of the company after obtaining the previous approval of the central government in the behalf of rule 7, ठीक है। जो 139 सेक्शन में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो केवल ही केवल कैसे रिमूव होगा? उसके जो एक्सपायरी पीरियड है उससे पहले वो कैसे रिमूव होगा? एसआर पास होने से, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने से ही वो रिमूव होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होगा? आफ्टर सीजीस अप्रूवल, आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल उस वो एसआर पास होगा, ठीक है। The application to the central government from the removal of auditors shall be made in form of ADT 2। एप्लीकेशन जब जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, किससे जाएगा? ADT 2 फॉर्म में जाएगा। एंड shall be accompanied with fee, कुछ जो फी लगेगा वो भी दिया जाएगा। Provided for this purpose under the company's rule 2014। The application shall be made to the central government within 30 days of the resolution passed by the board। The application shall be made to the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एप्लीकेशन दिया जाएगा वो कितने दिन में दिया जाएगा? वो 30 डेज में दिया जाएगा। अब तो रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड, बोर्ड ऑफ मेंबर्स बोर्ड मीटिंग करेंगे। जो बोर्ड मीटिंग करेंगे वहां पर जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा वो सीजी को सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 डेज में जाएगा। उसके बाद द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। जब सीजी से अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, तो सीजी से अप्रूवल, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया कि हाँ आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो, तब क्या होगा? एक जनरल मीटिंग होगा। वहां पर अगर शेयर होल्डर्स मेंबर्स और एसआर मेंबर्स एसआर पास हो गए ना, जो मतलब वो जनरल मीटिंग में एसआर पास हो गया, तब वो ऑडिटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। It is important to before the taking any action for removal before expiry of the term, the auditor concerned shall be given to reasonable opportunity of being heard। Before
कोई भी हो उसको निकालने से पहले उसको एक चांस दिया जाता है कि वो उनके बारे में, उनके मतलब वो ऑफिस में रहने के बारे में कुछ बोले, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हार्ड, और उसके बाद भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। It is hereby clarified that in the case of a firm, the liability shall be of the firm, and that of every partner of a partner or partners who acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation to the company or its director or officers. Six point two. Appointment of auditor other than retiring auditor. सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। मतलब देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना। सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। ऑडिटर एक फ्रेश न्यूली ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, जो ऑडिटर रिटायर हुआ है उसको छोड़ के। ठीक है। देखते हैं बुक में, देखते हैं। Special notice shall be required for resolution at an annual general meeting appointing as auditor a person other than retiring auditor, or providing expressly that the retiring auditor shall not be reappointed except where the retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years, or as the case may be 10 years, as provided under subsection 2 of the section 139 Act. ठीक है। क्या बोला गया है? स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिजोल्यूशन एट एन एनुअल जनरल। जब एनुअल जनरल मीटिंग होगा, जब वो मुद्दा आएगा कि रिटायरिंग ऑडिटर अदर देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, जब ये मुद्दा आएगा इसके लिए एक स्पेशल नोटिस भी भेजना पड़ता है। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंटिंग एज ऑडिटर पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और providing explicitly that retiring auditor shall not be रीअपॉइंटेड। ठीक है। कोई भी मुद्दा होगा, मतलब ये जो ऑडिटर अपॉइंट को लेके जो भी मुद्दा होगा, ऑडिटर अपॉइंट होगा अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ये जो मुद्दा होगा इसके लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा जनरल मीटिंग के लिए। एक्सेप्ट वेयर द रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड, मतलब अगर कोई भी पिछला ऑडिटर है उसका जो टेन्योर खत्म हो गया है, मतलब 5 साल उसका खत्म हो गया, उसके लिए तो वो स्पेशल नोटिस नहीं देंगे ना। ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ सच रिजोल्यूशन द कंपनी शैल forthwith send a copy thereof to the retiring auditor। कंपनी क्या करेगा, ये जो कंपनी ये जो नोटिस रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, वो जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसको भी एक नोटिस भेजेगा। ठीक है। Where notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to the company not exceeding reasonable length, and request its notification to members of the company shall, unless representation is received by it too late for it to do so। क्या बोला गया, देखिए। where notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect to their representation in writing to the company, जो ऑडिटर है उसको जब रिटायरिंग जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो एक रिप्रेजेंटेशन देगा, रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन देगा, किससे, कंपनी को रिप्रेजेंटेशन देगा, एंड
क्या बोलेगा, रिक्वेस्टिंग इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर्स, मेंबर को नोटिफाई करने के लिए वो भी रिक्वेस्ट करेगा कि मैं इस वजह से मेरे को निकाला गया है, और मेरे की जगह और कोई और एक बंदा को ऑडिटर रखा गया है, इसके लिए मेरे को जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या करेगा कि वो एक रिप्रेजेंटेशन के रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिखे देगा कंपनी को, ठीक है। unless the representation is received by it too late for it to do so, अगर ये जो रिप्रेजेंटेशन है अगर ये लेट में रिसीव हुआ है, कंपनी को अगर लेट में रिसीव इन एनी नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन any notice of the resolution given to the member of the company state the fact of the representation having been made in any notice of the resolution given to members of the company, जो भी रिप्रेजेंटेशन आएगा वो जो मेंबर लोग हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। send a copy of the representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent, whether before or after the receipt of the representation by the company, and if copy of the representation is not sent aforesaid because it is received too late or because of the company's default, the auditor may require that representation shall be read out at the meeting। अगर कोई भी अगर जो भी रिप्रेजेंटेशन आया है वो जो टू लेट पहुंचा है, इसके लिए अगर वो नोटिफाई नहीं किया गया, जो मेंबर लोग को अगर वो नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया, तो क्या करना पड़ेगा, तो मीटिंग में वो जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसको रीड करना पड़ेगा, वो जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसको रीड करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सीलिंग नंबर। सीलिंग नंबर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। सीलिंग नंबर मतलब क्या होता है, मतलब आजकल जो लिमिट है, एक ऑडिटर कितने कंपनी का ऑडिट कर पाएगा, एक साल में कितने कंपनी का ऑडिट कर पाएगा, ये जो लिमिट है इसको हम सीलिंग लिमिट कहते हैं, ठीक है। इट हैज मेंशन्ड अर्लियर दैट बिफोर अपॉइंटमेंट इज गिवन टू एनी ऑडिटर द कंपनी मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम to the effect that appointment, if made, will not result in excess holding the company audit by the auditor concerned over a limit laid down in section 141 subsection 3। ठीक है, जब ऑडिटर एक अपॉइंट होगा तब देखा जाएगा कि ये जो ऑडिटर है ये जो लिमिट है क्या नहीं, लिमिट है क्या नहीं, मतलब एक आदमी एक ऑडिटर का 20 कंपनियां हैं, एक ऑडिटर को 20 कंपनी ऑडिट करने के लिए लिमिट है। अगर वो 20 कंपनी में ऑलरेडी ऑडिटर है उसके बाद वो ऑडिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए if such person or partner is the at the date of such appointment or reappointment of holding appointment as auditor of more than 20 companies other than one person company, dormant company, small company and private company having paid of share capital less than 1 crore shall not be eligible for appointment for as an auditor of the company। चलिए देखते हैं, लिख लेता हूँ, समझ में ज्यादा समझ में आ जाएगा। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 सब रूल जी, सीलिंग लिमिट। मतलब देखिए एक ऑडिटर है उसके लिए लिमिट है, जब ऑडिटर अपॉइंट होगा उसके लिए पहले देखा जाएगा कि वो और कहाँ पर ऑडिट और कहाँ कौन सी कंपनी में ऑडिटर है। अगर और कोई भी कंपनी में ऑडिटर होगा तो वो 20 कंपनियों से ज्यादा नहीं होगा, और वो 20 कंपनी क्या क्या है, द ऑडिटर और द पार्टनर ऑफ द ऑडिटर at the
डेट ऑफ सच appointment holding appointment the auditor or more than holding more than 20 companies other than कौन कौन कंपनी को छोड़कर 1% कंपनी, दूसरा डोरमेंट कंपनी, तीसरा स्मॉल कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी having paid up share capital PUSC less than 100 crore। ठीक है, मतलब देखिए जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो और उसके पार्टनर पर पर्सन, जो भी पर्सन है, ऑडिटर हो, एक ऑडिटर हो या फिर उसके पार्टनर हो, ठीक है, पर पर्सन 20 कंपनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो जो 20 कंपनियां हैं वो कौन सी कंपनियां को छोड़कर है, 1% कंपनी को छोड़कर, डॉर्मेंट कंपनी को छोड़कर, स्मॉल कंपनी को छोड़कर और प्राइवेट कंपनी जिसके पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, इसको छोड़कर। ठीक है, देखिए केस स्टडी देखते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। In the case of a firm of auditor, it has been further provided that specified number of companies shall be constructed as the number of companies specified for every partner of the firm who is not full-time employment elsewhere. This limit is 20 company audit is per person. 20 company is limit is per person. In the case of an audit firm having 3 partners, overall ceiling limit will be 60। देखिए अगर कोई भी एक सीए फार्म हो गया, अगर जहां पर तीन आदमी पार्टनर है और वहां पर सीली लिमिट कितना हो जाएगा, 60 कंपनीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब पर पर्सन 20 कंपनीज। कौन सी कंपनियों को छोड़कर, प्राइवेट कंपनी जिसके पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, और एक कौन सा है, ओपीसी 1% कंपनी। ये जो एग्जाम्पल है आप देख लेंगे, खुद ही देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन कंप्यूटिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स, द नंबर ऑफ सच असाइनमेंट व्हिच ही और एनी पार्टनर of his firm has accepted, whether singly or in combination with another chartered accountant in practice or firm with such chartered accountant shall be taken into account। देखिए ये है एग्जाम्पल में दे देता हूँ यहाँ पर। ये है ए बी सी एंड को, जहाँ पर पार्टनर कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। ये है एक्स वाई जी एंड को, यहाँ पर पार्टनर कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है। अगर ए खुद अकेला कि एक्स वाई जेड से मिलकर, कोई भी एक कंपनी का मान लीजिए एम लिमिटेड ऑडिट किया हुआ है, तब ये जो नंबर है ये यहाँ पर काउंट होगा। ये भी यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो ऑडिट किया हुआ है इस कंपनी का, ये भी काउंट होगा यहाँ पर। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टनर्स
The number of partners of a firm on the date of acceptance of audit assignments shall be taken into account. Number of partner of a firm, एक एक फार्म में कितने जन पार्टनर है वो भी काउंट में दिया जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट असाइनमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। कितने 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 जन पार्टनर है वो भी देखा जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अदर कहीं पर है, वो अकाउंट में नहीं आएगा, मतलब वो गिनती में नहीं आएगा। मतलब मान लीजिए ABC है, सी पार्टनर है, बट ये स्लीपिंग पार्टनर है, ये और कहीं पर क्या है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, तब इनका जो लिमिट होगा कितना होगा, 20-20-40 हो जाएगा। 20-20 सी है, सी कहीं और कंपनी में जॉब करता हुआ है, मतलब वो जॉब करता है, उसका जो 20 कंपनियां है वो नहीं रहेगा। ठीक है वो जो 20 कंपनी का लिमिट है वो नहीं रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज वेल एज फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्टेड बाय हिम। जो भी ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट किया हुआ है वो उनका एक रिकॉर्ड बनाएंगे और उसको मेंटेन करेंगे। और by by the firm chartered accountants or by any of the partner of the firm in his individual name or as a partner of any other firm as far as possible in the prescribed manner। वो जो भी असाइनमेंट जो भी, मतलब देखिए एक कंपनी है जो ऑडिट करने के लिए क्या देगा, उसका बुक ऑफ अकाउंट्स देगा। वो साइन कैसे करेगा, जो जिसको मिलेगा वो, मतलब वो जो ऑडिटर है वो साइन करेगा ना। देखिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस एज वेल एज ए फार्म। प्रैक्टिस मतलब इंडिविजुअल हो गया कि फार्म हो गया, जो भी है, shall maintain a record of the audit assignment accepted by him। जो भी काम उसको दिया गया है उसको एक वो record maintain करेगा। और by him or by the firm chartered accountants or by any other partner of the firm in his individual name or as a partner any other firm as possible in the prescribed manner। जो भी, अगर वो इंडिविजुअल लेगा तो इंडिविजुअली मेंटेन करेगा, अगर वो फार्म से लेगा वो भी फार्म उसके नाम से मेंटेन करेगा। ठीक है। Ceiling limit on tax audit assignment, the specified number of a tax audit assignment that the auditor as an individual or as a partner of a firm can accept 60 numbers। जो मतलब देखिए एक इंडिविजुअल ऑडिटर 60 नंबर तक टैक्स ऑडिट कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। अगर दो आदमी एक फार्म किए हुए हैं तो 60 120 कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पर पार्टनर 60, इंडिविजुअली 60। ICAI has notified that chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts in a financially or more than specified number of tax audit assignment under section 44AB। अगर कोई 60 से ज्यादा किया हुआ है और टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB में, टैक्स ऑडिट अगर 44AB में क्या है 60 से ज्यादा किया हुआ है, उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और उससे को पेनल्टी दिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, पावर राइट्स ऑफ ऑडिटर। इंपॉर्टेंट है, देखिए पावर एंड राइट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का राइट क्या है और उसके हाथ में क्या क्या पावर है वो भी हम देखेंगे अभी।
पावर और राइट्स ऑफ ऑडिटर। पहले हम बुक में पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। देखिए, ऑडिटर के पास राइट है कि वो बुक्स को एक्सेस कर पाए। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब वो बुक्स को देख पाए, बुक्स को एक्सेस कर पाए, ठीक है। Section 143, subsection 1 of the Act provides that auditor of the company at all times shall have a right to access to books of accounts and a voucher of the company, whether kept at a registered office of the company or at any other place. And he is entitled to require from the officer of the company such information and explanation as he may consider necessary for the performance of his duty as auditor. देखिए, ऑडिटर जो है वो उसके पास राइट है कि वो ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे, वेदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रहे या कोई ब्रांच ऑफिस में रहे और अदर और कहीं पर भी रहे, ठीक है। उसके काम के लिए जो भी जरूरी है, ऑडिट के लिए जो भी जरूरी है, ऑफिसर ऑफ द कंपनी मतलब अब जो भी कर्मचारियां हैं उसको हेल्प करेंगे। क्या वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट है, वाउचर है, उसको अगर वो रिलेवेंट है उसके काम के लिए वो लाकर देंगे, ठीक है। It may be noted that according to section 252 section 59 of the act the term officer includes, अब ये ऑफिसर का मीनिंग दिया हुआ है। ऑफिसर कौन होता है? ऑफिसर includes director, manager और key managerial person or any person in accordance with whose direction instruction in the board of director or any other one or more of the director is accustomed to act, ठीक है। वो ऑफिसर के मतलब हो गए कि डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, की मैनेजरल पर्सन कोई भी हो गया, एनी पर्सन इन द अकॉर्डेंस विद जिसके डायरेक्शन में वो जो बोर्ड मीटिंग होता है, बोर्ड चलता है ना, वो सब ऑफिसर में आ गए। ये ऑफिसर का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लिए दिया हुआ है क्या डेफिनेशन। The right of access is not limited to those books of records maintained at the registered office, registered or head office, so that in the case of a company with branches, the right to also extend to the branch records if the auditor consider it is necessary to have access thereto as per section 143 section 8, ठीक है। ये बोला है कि ऑडिटर के पास राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे। ये जरूरी नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही रजिस्टर्ड ऑफिस में रहे, वो ब्रांच ऑफिस में भी रह सकता है, ठीक है। ब्रांच ऑफिस में भी रह सकता है, वो ब्रांच वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ वो जो ब्रांच ऑफिस है उसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है। अगर ऑडिटर ने कंसिडर किया कि इसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना जरूरी है तो वो चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में आया है, ए चला गया, बी आ गया। बी में आ गया क्या? राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर। ऑफिसर से एक भी ऑडिटर का एक भी राइट है, क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑफिसर को जो भी इंफॉर्मेशन पता है और कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहता है ऑडिटर, वो ऑफिसर से मांग सकता है, उसके वो राइट है। This right of the auditor to obtain from the officer of the company such information and explanation as he may think necessary for the performance of his duties as auditor is a wide and important power. As auditor उसका भी एक राइट है और ये भी उसका पावर है, क्या है ने वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिसर से मंगवा सकता है। अगर कोई भी उसको कंफ्यूजन आए वो उसको ऑफिसर से बोलता है और ऑफिसर उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ सच पावर द ऑडिटर वुड बी नॉट बी एबल टू ऑब्टेन डिटेल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड बाय द डायरेक्टर्स एटसेट्रा।
ये पावर के अलावा ऑप्शंस, अगर ये पावर नहीं होता तो ऑडिटर नॉट एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डायरेक्टर फ्रॉम एनी अदर कंपनी, डायरेक्टर फ्रॉम एनी अदर कंपनी, फ्रॉम पर्सन, अगर वो कोई भी हो, डायरेक्टर हो गया, पर्सन हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कोई भी हो, उसका वो नहीं कर सकता, वो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकता। ठीक है। It is the auditor to decide the matter in respect of which information and explanation are required by him. ये ऑडिटर के ऊपर निर्भर है कि वो किस इंफॉर्मेशन को मांगेगा और कहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन चाहेगा। ये इंफॉर्मेशन, ये किसके ऊपर है, ये जो ऑडिटर है उसके जो प्रोफेशनल जजमेंट है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। When the auditor is not provided the information required by him or is denied access to books, his only remedy would be report to the members that he could not obtain all the information and explanation he had required to consider necessary for the performance of his duties as auditor. अगर ऑडिटर जब चाहे इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगे और ऑफिसर ना दे और बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का लिमिटेशन लगा दिया, डिनाइड, मना कर दिया कि ना तुम बुक्स ऑफ, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट वो चेक नहीं कर पाओगे, उसके पास एक ही रास्ता है, क्या है कि वो मेंबर्स को बोले कि मैं ऑडिट ठीक से नहीं किया, मेरे को लिमिटेशन लगा दिया गया कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, ये जो इंफॉर्मेशन मैं मांगा था उसको भी नहीं दिए। ये बोलेगा, किससे बोलेगा, मेंबर से बोलेगा। ठीक है। उसके बाद सी नंबर में आता है राइट टू रिसीव नोटिस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग। राइट टू रिसीव नोटिस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग। Right to receive notice and to attend general meeting. The auditors of the company are entitled to attend any general meeting of the company. ठीक है। Auditor of the company is entitled to attend any general meeting of the company. The right is not restricted to those at which the accounts audited by them are to be discussed. ऑडिटर के पास एक भी राइट है, वो जनरल मीटिंग में अटेंड कर सकता है जहां पर वो जिस अकाउंट को ऑडिट किया हुआ है उस अकाउंट जहां पर डिस्कस होगा वहां पर वो भी अटेंड होने के लिए तैयार है, उसका भी इसके पास राइट है कि वो वहां पर अटेंड कर पाए। ठीक है। Also to receive all the notice and other communication relating to general meeting, ये भी जनरल मीटिंग में आने के लिए नोटिस भी पाएगा। which members are entitled to receive and to be heard at any general meeting in any part of the business of the meeting which concern them as auditors। ठीक है। ये जो नोटिस रिसीव करेगा जनरल मीटिंग का, कहाँ पर, जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो रिसीव करेगा, वहां पर मेंबर्स होंगे, मेंबर को क्या बोलेगा कि वो बिजनेस में जो भी है ऑडिट करने के बाद जो भी फ्रॉड है कि अच्छा है कि कंपनी ग्रोथ कर रहा है कि जो भी होगा वो कहाँ पर होगा, वो जनरल मीटिंग में होगा, बोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर है Section 146 Companies Act 2013 discuss right as well as duty of the auditor according to the Section 146. All notice of and other communication relating to any देखिए, ऑल नोटिस ऑफ एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग, कोई भी जनरल मीटिंग होगा उसका भी नोटिस आएगा ऑडिटर के पास, shall be forwarded to the auditor of the company, ऑडिटर को, कंपनी के ऑडिटर को भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एंड द ऑडिटर शाल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, ऑडिटर शाल मतलब ऑडिटर को आना पड़ेगा, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, अनलेस अगर कोई भी लॉ मना नहीं किया होगा कि ऑडिटर को नहीं आना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी मना किया है तो अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू
हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आइदर वो जाएगा और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो कि ऑल्सो बी ए क्वालिफाइड आर टू बी एन ऑडिटर, जो भी ऑडिटर होना जरूरी है, ठीक है वो मीटिंग अटेंड कर पाएगा, ठीक है। नोटिस जाएगा किसके पास, ऑडिटर के पास। अगर कंपनी एग्जाम्प्ट नहीं किया होगा तो नोटिस जाएगा किसके पास, ऑडिटर के पास। ऑडिटर क्या करेगा, आइदर हिमसेल्फ और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो क्वालिफाइड एज ऑडिटर, जो कि ऑडिटर होने के लिए क्वालिफाइड है, वो मीटिंग अटेंड कर पाएगा। और उसके बाद देखते हैं क्या, राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स ऑफ एग्जामिन्ड बाय हिम। उसके पास और भी एक राइट है, क्या है वो, मेंबर को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, राइट टू रिपोर्ट करेगा मेंबर को कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, जो भी अकाउंट्स एग्जामिन्ड किया हुआ है, अकाउंट कंपनी का जो भी अकाउंट्स एग्जामिन किया हुआ है वो मेंबर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। द ऑडिटर शैल मेक ए रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर कंपनी इन जनरल मीटिंग। क्या बोला गया है देखिए, ऑडिटर शैल मेक रिपोर्ट टू द मेंबर्स, मेंबर को रिपोर्ट करेगा ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, जो अकाउंट्स एग्जामिन किए, कौन के, ऑडिटर एग्जामिन किए जो भी अकाउंट्स, उसके ऊपर रिपोर्ट करेगा। एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, वो भी, उसको भी जो भी वो एग्जामिन किया होगा तब तब तो to be led before the companies in general meeting and the report shall after taking into account the provision of the act, ठीक है, ये भी उसके रिपोर्ट में आएगा। द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड मैटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। देखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है कि नहीं, और ऑडिटिंग में जो भी स्टैंडर्ड होगा उसको वो फॉलो किया हुआ है कि नहीं, वो भी ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। मतलब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी जो भी अकाउंट्स बनाया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि नहीं, और जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है कंपनी का, और जो ऑडिटर है वो ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड को ऑडिट करने वक्त फॉलो किया हुआ है कि नहीं, वो भी रिपोर्ट में आएगा, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर और अंडर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज द सेड अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर्स। देखिए अगर और कोई टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, जो कंपनी का अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने के वक्त उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिला, जो कि इंफॉर्मेशन मिला एंड नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन मिला और नॉलेज के खातिर वो क्या बोलेगा कि हाँ ये जो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये क्या करता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, वो भी वो रिपोर्ट में बोलेगा। देखिए क्या क्या बोलेगा, एक बोलेगा क्या कि जो भी अकाउंट्स रिपोर्ट किसके ऊपर होगा, जो भी अकाउंट्स वो एग्जामिन किया हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट होगा। अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी एग्जामिन किया हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट होगा। अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है कि नहीं उसके ऊपर रिपोर्ट होगा। ऑडिटर ऑडिट करने के वक्त एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है कि नहीं उसके ऊपर रिपोर्ट होगा। और कौन सा ऊपर रिपोर्ट होगा, जो इन्फॉर्मेशन मिला और बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज कि बोलेगा कि जो अकाउंट्स है बुक्स ऑफ नॉलेज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो क्या है ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ये भी एक रिपोर्ट में जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड प्रॉफिट और लॉस एंड कैश फ्लो ऑफ द ईयर एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए राइट टू लेन in terms of general principle of law, any person having the lawful possession of somebody else
property on which he has worked may retain the property for non-payment of his dues on accounts of the work done on the property। ठीक है, मतलब कोई भी जनरल रूल में क्या होता है, अगर कोई किसी का काम किया है, अगर एक बंदा किसी का काम किया है, अगर वो काम के बदले उसको पैसा नहीं मिला है, तो उसके पास जो काम किया हुआ है जिस आदमी का अगर कुछ प्रॉपर्टी है, वो उसको उसके ऊपर अधिकार जमा सकता है। ठीक, अगर उसके जो पेमेंट नहीं मिला है तो। ठीक है, ये है लियन का मतलब। On this basis, auditor can exercise lien on books of accounts and documents। ऑडिटर किसके ऊपर लेन करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेन करेगा। प्लस अगर ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया है, किसका? कंपनी का। कंपनी का काम हो गया है, जब भी कंपनी उसको उसका जो पेमेंट्स है वो नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? कम ऑडिटर क्या करेगा? उसको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उसको लेन करके रख देगा, उसके ऊपर वो अधिकार कर लेगा, उसको वो भेजेगा नहीं। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स एज एक्सप्रेस्ड सिमिलर व्यू ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए क्या क्या कंडीशन है। डॉक्यूमेंट रिटर्न मस्ट बिलोंग टू द क्लाइंट हु ओज द मनी। डॉक्यूमेंट्स रिटर्न मस्ट बिलोंग टू द क्लाइंट। जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, एक वो किसका प्रॉपर्टी होगा? वो क्लाइंट का प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, जो मनी देने वाला है, जो पेमेंट देने वाला है, उसका वो प्रॉपर्टी होगा। डॉक्यूमेंट मस्ट हैव कम इनटू पोजीशन ऑफ द ऑडिटर ऑन द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट जो भी है उस वो क्या करेगा? काम करने के लिए ऑडिटर को दिया होगा। They must not have been received through irregular or irregular means। मतलब ये जो ऑडिटर है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाया गया है, उसके वो इरेगुलर मतलब चोरी करके नहीं लाया होगा, खुद ही क्लाइंट दिया होगा कि ऑडिटर ये लो मेरे जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर आप ऑडिट कीजिए। ठीक है, तब भी वो लियन कर पाएगा। अगर कोई अगर उसको मतलब वो क्या होगा देखिए, अगर ऑडिटर काम किया हुआ है, ठीक है, ऑडिटर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर काम किया है और ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दिया किसको? एक कंपनी को दे दिया। ठीक है, अगर कंपनी उसके पैसा नहीं दिए, तो क्या ऑडिटर जाकर फिर से चुरा लेगा क्या? उसको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लाएगा ना। अगर लाएगा तो उसके ऊपर वो लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इरेगुलर मीन्स में नहीं होगा, फेयर मीन्स में होना चाहिए। The auditor can retain the documents only if he has done work on the documents assigned to him। Auditor can retain documents only if he has done work on the documents assigned to him। ऑडिटर वही अकाउंट बुक्स को रिटर्न करेगा जिसके ऊपर वो काम किया हुआ है। ठीक है, such of the documents can be retained which are connected with the work on which fees have not been paid। वो उसी डॉक्यूमेंट को रिटर्न करेगा जिसके ऊपर वो काम किया है और उसके बदले पैसा नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सो फ्रेंड्स, जो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।